तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग सीबीएसई बोर्ड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। और बच्चों, हम लोग बोर्ड को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कुछ यहाँ पर अच्छे न्यूमेरिकल्स आपको लगवा रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो इस कड़ी में बच्चों हम लोग अब एक नए चैप्टर की तरफ आ गए हैं। हमारा आज चैप्टर शुरू होता है एटम्स। तो एटम्स के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो बोर्ड में आए हैं, प्रीवियस ईयर में आए हैं, उन सब पे हम बिल्कुल चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा एटम्स का पहला क्वेश्चन ये है कि इन अ जीजर मार्सडन एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच टू द न्यूक्लियस ऑफ द जेड इज इक्वल टू 80 व्हेन एन अल्फा पार्टिकल ऑफ 8 MeV energy impinges on it before it comes momentarily to rest and reverses its direction. How will the distance of the closest approach be affected when the kinetic energy of the alpha particle is doubled? तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं जीजर मार्सडन एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसमें एक न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर जेड है, ठीक है। जेड हमको दिया है यहाँ पे 80। जेड 80 होने का मतलब ये उसका एटॉमिक नंबर हो गया, मतलब इसमें 80 प्रोटॉन हो गए, ठीक है। जो एटॉमिक नंबर होता है क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन को, मतलब उस एटम में के न्यूक्लियस में कितने हो गए? 80 प्रोटॉन हो गए। बच्चों कह रहे हैं कोई अल्फा पार्टिकल यहाँ से आ रहा है, ठीक है, किसी स्पीड से, और उस अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हमको दिया है 8 MeV। MeV मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों, जब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? यह आएगा 8 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कन्वर्ट होते समय आता है। अब मिलियन का मतलब बच्चों 10 की पावर 6 भी होता है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा जूल। यानी कि K की वैल्यू हो गई 8 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13। तो आप ये भी कह सकते हो कि जब MeV को जूल में कन्वर्ट करना हो तो डायरेक्ट 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों K की वैल्यू आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये तुम्हारे पास क्या आएगा? 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 13 जूल, ठीक है। ये हमारे पास आ गया K की वैल्यू। बच्चों कह रहे हैं इस काइनेटिक एनर्जी से अल्फा पार्टिकल आ रहा, तो हमको क्लोजेस्ट अप्रोच बतानी है, क्योंकि हमको पता है ना जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल पास आएगा, चूंकि अल्फा पार्टिकल पे भी 2 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे, तो ये न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल पास आएगा रिपल्सन का फोर्स बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि कूलाम जी ने बताया था ना, 2 चार्ज अगर Q1 और Q2 हैं और उनके बीच की डिस्टेंस r है, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स होता है KQ1 Q2 अपान r²। Q1 Q2 चार्ज की वैल्यू तो लगभग फिक्स है, क्यों? क्योंकि इसमें जेड प्रोटॉन है, तो इसका पे चार्ज कितना होगा? जेड ही होगा इसके न्यूक्लियस पे। बच्चों लेकिन अपान में है r², तो जैसे से पास आएगा, r का मतलब 2 चार्ज के बीच की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। डिस्टेंस कम होती जाएगी तो फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी बच्चों? इंक्रीज होती जाएगी। उस फोर्स की वजह से अल्फा पार्टिकल की जो स्पीड है वो लगातार घटेगी, क्योंकि उसको एक रिटार्डेशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों प्लस चार्ज है ना, तो इसमें फोर्स कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ, रिपल्सन फोर्स लगेगा। और इसकी वजह से अल्फा पार्टिकल की स्पीड कम होते होते इसके बिल्कुल क्लोजेस्ट आके इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन उसको रोक देगा, जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वजह से वेलोसिटी है वो खत्म हो जाएगी इस रिटार्डिंग फोर्स की वजह से, कूलाम्स लॉ से। अच्छा, इसके बाद फिर क्या होगा बच्चों? फिर ये अल्फा पार्टिकल वापस चला जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जब वो वापस जाना शुरू हो जाएगा, मतलब ये रिटार्डिंग फोर्स जहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा वहाँ पे उस पर क्या होगा? ये नेट उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, कुछ ऐसा फोर्स लग गया है। तो हमको यही बताना है कि वो कितना करीब जा सकता है, क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगी, ये और नॉट। तो बच्चों सोचो ना कि जब ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा तो ये अल्फा पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, इस पे चार्ज कितना है? 2v। तो इन दोनों के बीच एक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 2 चार्ज के बीच पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? याद करो। अगर Q1 Q2 2 चार्ज है, r डिस्टेंस पर रखें, इनके बीच पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ये होती है KQ1 Q2 अपान r, जहाँ K की वैल्यू बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी लिख देते थे,
जहाँ एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस होती है, Q1 Q2 अपान R। तो जब ये चार्ज बिल्कुल करीब आ जाएगा उस समय इनके बीच कौन सी एनर्जी बचेगी? केवल पोटेंशियल एनर्जी। और जब ये चार्ज बहुत दूर था तो उसमें केवल कौन सी थी? काइनेटिक। तब पोटेंशियल क्यों नहीं थी? क्योंकि R की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। जब R बहुत ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल बहुत कम होगा। इसका मतलब मान के चलते जब अल्फा पार्टिकल बहुत दूर था तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी लगभग 0, और जैसे जैसे वो पास आएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी। तो पहले उसमें केवल कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल में। जैसे जैसे पास आए उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई तो पोटेंशियल बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि R की वैल्यू कुछ डेफिनेट आने लगी वहाँ पे हैं। और जैसे जैसे पास आता गया R की वैल्यू कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो काइनेटिक कम हो रही है, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन अभी भी लग रहा है। और जब वो नियरेस्ट पहुंच गया उस एटम के, क्लोजेस्ट पहुंच गया, उस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 0। तो इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक के बराबर होगी। जो दूर पे काइनेटिक एनर्जी थी वही पास आने पोटेंशियल हो गई। और ये फार्मूला बच्चों क्या होगा वहां से देखो, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला हो गया बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, अब हम बेसिक बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ तक हमने समझ लिया K की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो K की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 की वैल्यू कितनी है? पहला चार्ज कितना है? 2e। और Q2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? Ze अपान उनके बीच की डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को हम लोग यहाँ क्या लिख रहे हैं? R0, मतलब क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस को स्मॉल r0 से लिखते हैं, वो हमने लिख दिया, R0 हो गया। अब बच्चों देखिए हम R0 की वैल्यू निकालते हैं। R0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2ze² अपान K। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो R0 की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये क्या आएगी? 9 × 10⁹ 2 Z की वैल्यू 80, E² की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर अपान K क्या है? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी यहाँ पे है? ये है 12.8 × 10⁻13। इसको बच्चों जरा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जब सॉल्व करोगे देखो क्या आएगा, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये हटा दें बच्चों, फार्मूला क्लियर है? हटा रहे हैं। अच्छा बच्चों देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? R0 = इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 18 × 8 क्या आएगा? 144। तो आएगा 144 0 इंटू 10 की पावर कितना बचा देखो 9, और यहाँ -19 का स्क्वायर हो गया तो क्या हो गया? माइनस का 38। तो यानी कि प्लस का 9 और इंटू 10 की पावर -38 इंटू ये बचा तुम्हारे पास 1.6 का स्क्वायर करोगे 2.56 अपान में आया 12.8 इंटू 10 की पावर -13। तो R0 की वैल्यू आ जाएगी, ये ऊपर जाएगी बच्चों, देखो -13 है, ऊपर जाएगी +13, और +13 और 9 कितना हो गया? 22। +13 और 9 22, और 22 -38 हुआ तो 10 की पावर कितना बचा? -16। ठीक है, अपान में कितना बचेगा देखो, जरा सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। इसको अगर 16 से कट करेंगे तो क्या आएगा? 8 टाइम जाएगा। ये 1.6 से कट करेंगे, और इसको 1.6 से कट करेंगे तो क्या आएगा? 1.6 आएगा। ठीक है, 8 से जरा इसको कट कर लो बच्चों, कितना आएगा? 1 टाइम। इसको 8 से कट करो तो 8 1 जा 8, ठीक है, 6 पर 4, 8 8 जा 64, फिर 0। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमको? ये मिलेगा 288। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2.88 इंटू 10 की पावर, पॉइंट इधर किसका? तो पावर 2 प्लस में आ जाएगी, -16 + 2, यानी कि R0 की वैल्यू आ गई 2.88 इंटू 10 की पावर -14 मीटर। सो द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच विल बी 2.88 इंटू 10 की पावर -14 मीटर। बच्चों आगे इसमें कह रहे हैं कि अगर आने वाली अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया जाए तो क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी होगी। तो देखो बच्चों, ये क्लोजेस्ट अप्रोच का फार्मूला है, ये है क्लोजेस्ट अप्रोच।
अब बच्चों देख रहे हैं हम ये क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू क्या है, 1/k पर डिपेंड करती है। क्या हो रहा, R0 डिपेंड करता है 1/k पर। तो अगर बच्चों k को डबल करोगे तो R0 क्या हो जाएगा, देखो अपान में 2 आ जाएगा ना, 2k हो गया तो अपान में 2 आ गया एक्स्ट्रा, यानी कि आधा हो जाएगा। सो इफ k इज डबल्ड देन R0 बिकम्स हाफ, यानी कि फाइनल जो R0 बचेगा ये R0/2 बचेगा। R0 आया था 2.88, 10 की पावर -14 अपान में 2, तो ये बचेगा 1.44 इंटू 10 की पावर -14 मीटर। सो द क्लोजेस्ट अप्रोच बिकम्स 1.44 इंटू 10 की पावर -14 मीटर। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों एटम्स का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि in the Rutherford scattering experiment the distance of the closest approach for an alpha particle r0, if alpha particle is replaced by a proton, how much kinetic energy in comparison to alpha particle will it require to have the same distance of closest approach? Okay. तो बच्चों देखिए हमसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड जी का, जिसमें किसी अल्फा पार्टिकल के लिए किसी एटम के लिए, मान लो कोई एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर जेड है, मतलब जैसे गोल्डन फॉइल है तो गोल्ड का जेड ले लेंगे, जिस चीज़ की फॉइल लगाते ना तब उस पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाते थे, तो उसका एक एटम है जिसका न्यूक्लियस ये है दिखाया गया है और इसका एटॉमिक नंबर मान लीजिए जेड है। अब कह रहे बच्चों इसके पास एक अल्फा पार्टिकल भेजा जा रहा था जिसकी काइनेटिक एनर्जी k थी, और ये क्लोजेस्ट अप्रोच करता था, मतलब इसके पास बिल्कुल पहुंच गया। जब पास पहुंच जाएगा, जैसे पास जाएगा क्या होगा भाई, ये पॉजिटिव चार्ज ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये इसको रिपेल करेगा, ये एटम इसको रिपेल करेगा, तो धीरे धीरे उसकी काइनेटिक एनर्जी इसके पास आने पे क्या होगी, कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लगेगा। वो काइनेटिक एनर्जी बच्चों पोटेंशियल में कन्वर्ट होती जाएगी। जब ये अल्फा पार्टिकल इससे क्लोजेस्ट अप्रोच पे पहुंचेगा, मान लो वो डिस्टेंस R0 है, ठीक है, उस समय अल्फा पार्टिकल जो भी है उसका चार्ज तो 2 ही रहेगा, ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 हो जाती है और उसमें केवल पोटेंशियल एनर्जी बचती है। ये पोटेंशियल एनर्जी जब वो अल्फा पार्टिकल दूर था उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी ही पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। और इसका फार्मूला बच्चों क्या होता है, तो दो चार्ज अगर r डिस्टेंस पर रखे हो तो उनके बीच फार्मूला काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, ये होता है 1/4πε0 Q1 पहला चार्ज 2e, Q2 दूसरा चार्ज Jd अपान डिस्टेंस, ये फार्मूला लगेगा और ये काइनेटिक एनर्जी बराबर है। इसका मतलब k बराबर यहाँ से आ गया 1/4πε0 2Ze² अपान R0, या फिर R0 की वैल्यू आ गई 1/4πε0 2Ze² अपान k। इक्वेशन नंबर बच्चों हो गई 1। ये पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास R0 की, बहुत अच्छी बात है। ये तो अल्फा पार्टिकल के लिए हो गया। अब सेकंड केस में कह रहे हैं कि फॉर प्रोटॉन, ये तो पूरा काम हो गया फॉर अल्फा पार्टिकल। उन्होंने कहा एक अल्फा पार्टिकल को रिप्लेस कर दीजिए प्रोटॉन से। तो अगर आप प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन के लिए बच्चों क्या होगा, क्लोजेस्ट अप्रोच का फार्मूला R0 अगर आप लगाते हैं तो क्या आएगा भाई 1/4πε0 वही आएगा। मान लो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी हम कहते हैं k डैश है, प्रोटॉन को कितनी काइनेटिक एनर्जी से भेजा गया k डैश से, और वो R0 दूर पहुंच गया, तो यहाँ सब कुछ तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, बस ये जो चार्ज है अल्फा पार्टिकल का, इसकी जगह किसका चार्ज यूज होगा यहाँ पे, प्रोटॉन का, यानी कि जो 2Ze² आ रहा है हर जगह, उसकी जगह क्या आ जाएगा यहाँ प्रोटॉन के लिए Ze² आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा Ze²। क्यों, क्योंकि इसका चार्ज केवल एक ही होता है ना प्रोटॉन का, और अल्फा का क्या था 2e, इसलिए वहाँ पे 2Ze² आ रहा था। यहाँ केवल प्रोटॉन है तो क्या आएगा Ze×e, यानी कि आ जाएगा अपान में k उसकी काइनेटिक एनर्जी हमने मान लिया k डैश। अब बच्चों वो कह रहे हैं कि ऐसा क्या k डैश की वैल्यू ली जाए कि दोनों की क्लोजेस्ट अप्रोच सेम हो जाए, मतलब अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन दोनों की क्लोजेस्ट अप्रोच क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो फॉर सेम क्लोजेस्ट अप्रोच
ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन। तो अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन दोनों क्लोज सेम हो जाए तो इसके लिए क्या होगा, आर नॉट बराबर आर नॉट डैश, इसकी वैल्यू पुट कर दो आर नॉट की। ये क्या है बच्चों, 1/4πε0 2z² के, ये क्या है बच्चों, आर नॉट डैश। ये देखो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो, वहाँ पे क्या मिलेगा 1/4πε0 z² डैश। ये इससे कट गया, z² से z² कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा 2/k = 1/k डैश, तो k डैश = आ जाएगा k/2। सो प्रोटॉन रिक्वायर्ड हाफ एनर्जी फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल। के किसकी काइनेटिक एनर्जी थी, अल्फा की, तो अल्फा से अगर आधी काइनेटिक एनर्जी दे दी जाए तो भी प्रोटॉन उतने ही पास पहुंच जाएगा जितना अल्फा पार्टिकल पास पहुंच रहा था किसी एटम के। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, एटम्स का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन n = 2 स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि हमको डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है। कहाँ पर निकालनी है, n = 2 पे। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है भाई, तो देखिए ये फार्मूला क्या होता है बच्चों, ये लैम्डा = होता है h/mv। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा = क्या होता है, h/mv। ये हमको निकालना है बच्चों। यहाँ पे अगर बोहर्स मॉडल हम यूज कर लें तो हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स के एटॉमिक मॉडल से क्या पता है हमको पता है कि अगर nth ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उस ऑर्बिट में उसका जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का मतलब mv/r, एंगुलर मोमेंटम जानते हो ना, लीनियर मोमेंटम इनटू r, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, ऐसा कुछ। तो ये mv/r जो है ये किसके बराबर होता है बच्चों, ये उन्होंने कहा h/2π का होल नंबर मल्टीपल, होल नंबर मतलब यही नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो mvr बराबर nh/2π। यहाँ पे n की वैल्यू बच्चों हम रख के और कैलकुलेट कर सकते हैं। हमसे कहा गया n = 2 में बताना है। यहाँ से बच्चों हम पहले h/mv निकाल दें, फिर n की वैल्यू 2 रख देंगे, तो h/mv क्या आएगा, mv नीचे आएगा तो ये बाकी ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ बचेगा h/mv, तो उधर बचेगा 2πr/n। क्या बचेगा 2πr/n। जहाँ पर n क्या है बच्चों, n की वैल्यू है 2, ऐसा उन्होंने दे रखा है। n = क्या है 2। तो बच्चों n = 2 है तो रेडियस भी सेकेंड ऑर्बिट की निकालेंगे, ध्यान रखना। तो h/mv किसके बराबर आ जाएगा, यह आ जाएगा 2πr/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यही लैम्डा बन गया, डी ब्रोगली वेवलेंथ हो गई। तो लैम्डा निकल आया हमारे पास πr। बस ध्यान रखना r कौन सा रखना, r रखना है सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस। बच्चों आपको पता है फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस आपको पता है, होती थी बच्चों, याद करो, ये होती थी 0.53 एंगस्ट्रॉम, मतलब r1 होता था 0.53 × 10⁻⁻10 मीटर, ये होता था। ठीक है, हमको n = 2 की रेडियस फाइंड करनी है। तो बच्चों हमको तो ये भी पता है ना कि Rn = क्या होता है, n²r1, मतलब पहली रेडियस का n² टाइम्स होता है nth रेडियस। तो यहाँ से बच्चों सेकंड वाली जो यहाँ रेडियस चाहिए ये r2 चाहिए, समझो सेकंड वाली तुमको रेडियस चाहिए, सेकंड ऑर्बिट की रेडियस। ठीक है, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट में हम लगा रहे हैं। तो r2 की जगह हम बात करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा 2²r1, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। यानी कि लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी बच्चों बताओ, ये बनेगी लैम्डा = π × 2², 2² मतलब 4 और r1, वैल्यू पुट कर दो। लैम्डा पाई की वैल्यू 3.144 r1 कितना है बच्चों, ये है 0.53 एंगस्ट्रॉम, मतलब 0.53 × 10⁻10 मीटर, यहाँ रख दो तो आ जाएगा 0.53 × 10⁻10 मीटर। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12.56 आएगा × 53 × 10⁻10। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमको 6.2
657 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों कि 6.657 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। सो द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n इज इक्वल टू 2 विल बी 6.657 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, एटम्स का हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन द हाइड्रोजन एटम फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाई द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इन द फर्स्ट एक्साइटेड एंड इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि हमको किसी हाइड्रोजन एटम के चारों तरफ घूम रहे इलेक्ट्रॉन के टाइम पीरियड का रेशियो चाहिए। कहाँ से? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का। बच्चों आपको पता है कि जैसे ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे तो बच्चों एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन के सेंटर पे क्या होता है? न्यूक्लियस पे एक प्रोटॉन होता है और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है। तो जब बच्चों इलेक्ट्रॉन n=1 में होता है तो इसको बोलते हैं बच्चों उसकी ग्राउंड स्टेट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है आराम से, इसकी कुछ वेलोसिटी है, कुछ टाइम पीरियड है, इसका चारों तरफ घूम रहा है, कुछ अपनी रेडियस भी है और टी टाइम में ये चक्कर एक मारता है सर। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर कहीं से एनर्जी मिल जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में पहुंचता है उस समय हम लोग बोलते हैं इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों n क्या हो जाता है? 2, मतलब अपने जस्ट ऊपर वाले जब एनर्जी लेवल जाएगा तो उसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये एक्साइट हो गया इलेक्ट्रॉन, एनर्जी पाया तो ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला गया? एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अगर उस इलेक्ट्रॉन को बाई चांस ग्राउंड स्टेट में ही थोड़ी ज्यादा एनर्जी मिल जाती तो क्या होता? वो इसके ऊपर वाले सेल में चला जाता, तो वो यहां पहुंच जाता। तब यह n क्या हो जाता है? यहाँ तीसरा ऑर्बिट हो जाता। तो इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। बात समझ में आ रही? लेकिन बस एक बात ध्यान रखना होता है कि इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ग्राउंड स्टेट से ही एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा। मतलब यहां से यहां पहुंच गया तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि यहां से यहां पहुंचे, वो यहीं से यहाँ वापस फिर जाएगा कभी। क्यों? क्योंकि बोहर जी ने बताया था ना, जब किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो हायर एनर्जी लेवल में जाता है, लेकिन थोड़े ही टाइम में 10⁻⁸ सेकेंड में वो वापस आ जाता है अपने एनर्जी लेवल में। और जब वापस आता है तो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में उस एनर्जी को बाहर निकाल देता। मतलब जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके यहाँ से पहुँचा है उस एनर्जी को वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी के फॉर्म में निकाल के वापस आ जाता है। अब समझ करो, यहाँ आ गया, फिर से एनर्जी दी गई, फिर यहाँ से यहाँ भेजा गया। अब यहाँ का मतलब ये ना समझना स्टेशनरी है, वो तो घूम रहा पूरा, है ना। अच्छा ठीक, अब एक बार वो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमा, एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमा, इन दोनों के टाइम पीरियड का रेशियो हमको चाहिए। तो मान लेते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को घूमने में t1 टाइम लगता है और सेकेंड में एक चक्कर लगाने में t2 टाइम लगता है। तो हमको एक टाइम पीरियड का रेशियो चाहिए। मतलब हम इस समय को t1 मान रहे हैं, इसको यहाँ t2 मान रहे हैं, तो t1/t2 हमसे पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब t का फार्मूला निकलेगा कैसे? तो भाई हमको पता है किसी भी ऑर्बिट में, पहले nth ऑर्बिट की बात कर लेते हैं। n ऑर्बिट में क्या होगा? nth ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो घूमने में उसको कितना टाइम लगेगा? टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस, कि एक चक्कर लगाने में वो कितनी डिस्टेंस चलेगा किसी भी ऑर्बिट में। हम nth की बात पहले कर रहे हैं बच्चों। तो एक चक्कर लगाने में कितना समय, कितना डिस्टेंस चलेगा? वो चलेगा 2πr, जितना उसका सरकमफेरेंस है, अपान उसकी वेलोसिटी कितनी थी। क्यों? क्योंकि स्पीड जो इलेक्ट्रॉन की है वो कांस्टेंट रहती है। ध्यान रखना, वेलोसिटी तो हर जगह चेंज हो जाएगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, बट इलेक्ट्रॉन की स्पीड हर जगह क्या रहती है? सेम रहती है। तो अपान स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बच्चों देखिए, आपको पता है ना nth ऑर्बिट में अगर हम बात करें फॉर nth ऑर्बिट, R का फार्मूला क्या होता है? ये होता है n² h²ε0/πm Jd²। और वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? ये होता है Jd²/2n h∈0। हैं v और r दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो t इक्वल टू क्या जाएगा? ये आएगा 2πr। r का फार्मूला n² h²ε0/πm Jd²।
अपान में v की वैल्यू रख दो, तो v की वैल्यू अपान में आएगी, देखो अपान में आएगा ये पूरा, तो जेडी स्क्वायर नीचे और 2 एप्सिलॉन 0 ऊपर, ठीक है। तो t इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा देखो 2 2 जा 4 पाई n क्यूब h क्यूब एप्सिलॉन 0 स्क्वायर अपान। एक काम कर सकते थे, पाई से पाई कैंसिल भी कर सकते थे, चलो कैंसिल कर देते हैं, एक पाई ही कम हो जाएगा कम से कम। यहाँ क्या बचेगा अपान में, जेड स्क्वायर e की पावर 4 m। अब बच्चों आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो फार्मूला आया है ये, इस फार्मूले में क्या हो रहा है, सारी चीज़ें कांस्टेंट है, h कांस्टेंट होता है, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट होता है, ये परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है, ये ब्लैंक्स कांस्टेंट है, ब्लैंक्स कांस्टेंट ही है, और E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये भी कांस्टेंट है, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी कांस्टेंट है, Z एटॉमिक नंबर वो भी कांस्टेंट। बस वेरी क्या कर सकता है, N, भाई कभी 1 में है, कभी 2 में है, कभी 3 में है, तो N वेरी करेगा। मतलब हम ध्यान से बात करें तो T इज प्रोपोर्शनल टू N क्यूब। देखिए आप लोग अगर इतना नहीं याद कर पा रहे तो आप ये भी याद कर लेंगे, तब भी आपका काम चल जाएगा कि T इज प्रोपोर्शनल टू N क्यूब। यहाँ सॉल्व करेंगे तब भी लगभग मार्क्स मिल जाता है, बट अगर 3 मार्क्स में आए तो आपको ऐसे ही करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों हमें T1 अपान T2 चाहिए, तो T1 के लिए जो N1 लेना है वो कितना लेना है 2, और T2 के लिए जो N2 लेना है वो कितना लेना है 3। तो T1 अपान T2 यहाँ से क्या आएगा सोचो, तो आ जाएगा N1 क्यूब अपान N2 क्यूब, N1 क्यूब अपान N2 क्यूब, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। तो T1 अपान T2 कितना बनेगा बच्चों बताओ, N1 की वैल्यू 2 अपान 3, तो 2 का क्यूब अपान 3 का क्यूब। अब 2 का क्यूब कितना आता है बच्चों 8, अपान 3 का क्यूब कितना आता है 27। सो द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट इज 8:27। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट if an electron makes a transition from an energy level -0.85 eV to -3.4 eV, calculate the wavelength of the spectral line emitted to which series of the hydrogen spectrum does this wavelength belongs। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसका हाइड्रोजन एटम के चारों तरफ जब वो रिवॉल्व कर रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है, तो उसका ग्राउंड स्टेट में एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अच्छा बच्चों आपको पता है ना nth ऑर्बिट में एनर्जी क्या होती है, -RHc अपान n स्क्वायर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी होती है -RHc अपान n स्क्वायर। और तो RHc की वैल्यू यहाँ पे बच्चों हमको पता होनी चाहिए, तो n की वैल्यू अगर 1 रख देते हैं तो n = 1 में जब इलेक्ट्रॉन होता है समझो ग्राउंड स्टेट में होता है, वहाँ पे इन्होंने उसकी एनर्जी दे दिया है, तो n = 1 रखोगे तो E1 बन जाएगा। पहले सेल में उसकी एनर्जी क्या होगी, तो होगी -RHc अपान 1 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गई वैल्यू, देखो दिया है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बराबर -RHc आ गया। मतलब RHc की वैल्यू ओवरऑल हमको मिल गई है +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा ये RHc मिल गया। बच्चों कह रहे अब इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे एनर्जी लेवल में है जहां उसकी एनर्जी है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है किसी ऐसे एनर्जी लेवल में जहां एनर्जी क्या है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कह रहे हैं निकलने वाले फोटॉन की, हमको पता है ना जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लो में आता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल से इसमें आएगा, क्योंकि ये एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा ये एनर्जी ज़्यादा है और ये एनर्जी क्या है बच्चों कम है, तो हाई से लो में जब आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ पूछी गई है हमसे, पहले तो लैम्डा पूछा गया है, फिर सीरीज पूछी गई, पहले लैम्डा निकालते हैं। तो बच्चों लैम्डा के लिए हमको पता है कि लैम्डा का एक बेसिक सा फार्मूला हम ये लिख सकते हैं भाई Sc अपान डेल्टा ई, ये क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है ना कि अगर डेल्टा ई एनर्जी निकलती है फोटॉन के फॉर्म में तो एक फोटॉन निकलेगा, उस फोटॉन की एनर्जी क्या होती है Sc अपान लैम्डा। तो Sc अपान लैम्डा किससे निकला, एनर्जी के डिफरेंस की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आता है तो जितना एनर्जी का डिफरेंस है दोनों एनर्जी लेवल में उतना ही एनर्जी वो बाहर निकाल देता है।
तो इसलिए वो डेल्टा ई एनर्जी निकालेगा, ये बराबर हो जाएगा एस सी अपान लेमडा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी एस सी अपान डेल्टा ई। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जब लेमडा हमको पता चल गया है तो एस सी की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए क्या, 1 2 3 7 5। ये कब रखते हैं बच्चों, जब डेल्टा ई एनर्जी को रखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और आंसर आता है एंगस्ट्रॉम में। तो हमने आपको कई बार ये समझा रखा है कि वेवलेंथ और एनर्जी का ये फार्मूला आप कहीं भी यूज कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात होगी तो ये फार्मूला आप यूज कर सकते हो। देखो तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3 7 5 और डेल्टा ई का मतलब क्या होगा भाई, जहां से आ रहा वहां की एनर्जी माइनस जहां या वहां की एनर्जी, मतलब ई डैश माइनस ई डबल डैश। और ये आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है, तब तो जो वेवलेंथ आएगी वो किस में आएगी, एंगस्ट्रॉम में आएगी। बहुत बढ़िया, वैल्यू पुट कर दो बच्चों, 1 2 3 7 5 अपान ई डैश कितना है देखो, माइनस का 0.85, ठीक है, और माइनस का ई डबल डैश, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये भी तो माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस कितना आ गया 3.4। ये किस में है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आंसर किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में। अब डायरेक्ट यूज कर लो, क्या आएगा बच्चों, देखो ये आएगा 1 2 3 7 5 अपान, इसको सॉल्व कर लो, ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2.55, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। सॉल्व कर लो सीधा सीधा, तो ये आंसर किस में आएगा, जब इसको यहाँ से डिवाइड करोगे तो आंसर आता है हमारे पास 4875 एंगस्ट्रॉम। क्या आता है, 48 बाई डिवाइड करोगे यही आ जाएगा 4875 एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों वेवलेंथ आ गई है 4875 एंगस्ट्रॉम। इस वेवलेंथ का फोटॉन वहां से निकलेगा। हमसे पूछा गया फोटॉन किस रीजन का होगा, तो जरा आप ध्यान से देखिए, आपको पता है लगभग 4000 से 7500 एंगस्ट्रॉम तक की जो वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है, विजिबल रेंज की। तो विजिबल रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, अप्रॉक्स 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक, ये विजिबल रेंज है ना। अच्छा, ये जो वेवलेंथ आई है, क्या ये इस वेवलेंथ के बीच में कहीं लाई कर रही है, बिल्कुल कर रही है। देखो ये आ गया, कई बुक्स में 3500 से भी लिखा गया है, आप कुछ भी इसको कंसीडर करके करोगे कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो ये जो तुम्हारा ये 4875 एंगस्ट्रॉम है, ये विजिबल रेंज में आता है। और विजिबल रेंज में केवल एक ही सीरीज आती है, वो कौन सी है, वो है बामर सीरीज। इसका मतलब है कि ये जो वेवलेंथ हमको मिल गई है वो बामर सीरीज की वेवलेंथ मिल गई है, ठीक है। ये जो वेवलेंथ मिली वो किसकी है, बामर सीरीज की। तो ये आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, पता है ना 5 सीरीज होती हैं। लाइमन किस में होती है, वो होती है अल्ट्रावायलेट में। लाइमन किस में होती है, अल्ट्रावायलेट में। और बामर किस में होती है, विजिबल में। और बाकी जो पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये तीनों सीरीज हैं, ये तीनों ही इंफ्रारेड में होती हैं, याद रखना बच्चों। लाइमन किस में, अल्ट्रावायलेट, मतलब वायलेट से भी कम, बहुत कम वेवलेंथ उनकी होती है, ठीक है। और जो बामर सीरीज की वेवलेंथ है वो कहाँ आती है, वो विजिबल में आती है, मतलब इसके बीच में कहीं आती है। और जो बाकी 3 सीरीज बचती हैं, कौन कौन सी, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये तीनों कहाँ होती हैं, ये इंफ्रारेड में होती है। तो आप ऐसे भी याद करके इसका आंसर लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो नहीं आपको सॉल्व करके बताना है, तो उसके लिए आप क्या करो, आप ये सोचो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आया, क्योंकि हमको पता है ना किसी भी एनर्जी लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन पहले एनर्जी लेवल में आएगा तो क्या बनेगी, लाइमन सीरीज। किसी भी एनर्जी लेवल से दूसरे में आएगा तो क्या बनेगी, बामर सीरीज। किसी भी एनर्जी लेवल से अगर तीसरे में आएगा तो कहाँ क्या बनेगी, पास्चन। किसी भी एनर्जी लेवल से चौथे में आएगा तो क्या बनेगी, ब्रैकेट सीरीज। किसी भी एनर्जी लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन 5वें एनर्जी लेवल में आएगा तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस सीरीज की होगी, वो फुंड सीरीज की होगी। तो चलिए हम ऐसे भी देख सकते हैं, हम ये देखें कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से आया तो वहाँ पर एन की वैल्यू कितनी थी, तो भाई ई डैश, मान लो nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन था तो लिख सकते हैं ना RSC/n², यहाँ से n निकल आएगा, ठीक है, n1 मान लो। तो इसकी वैल्यू कितना है बच्चों, ये एनर्जी की, ये है बच्चों 0.85, वो भी कैसा, माइनस का। RSC की वैल्यू रख दो, कितनी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान n1² बराबर माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब सॉल्व हो जाएंगे तो n1 की वैल्यू बचेगी 13.6 अपान में 0.85, तो ये अप्रॉक्स 16 आता है, यानी कि जो n1² है वो 16 है, तो n1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4।
इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांजिट कर रहा है, n=4 से, और कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है इस एनर्जी लेवल में, E" में आ रहा है। E" की एनर्जी लेवल को काउंट कर लो। ये कैसे निकलेगा, इसका मान लो N2 सेल है तो E" बराबर -RSc/N2 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो आ जाएगा E" बराबर -RSc 13.6 है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान N2 स्क्वायर, और E" इधर कितना दिया है, ये हमको दिया है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो N2 स्क्वायर इक्वल टू बचेगा 13.6 अपान में 3.4, सॉल्व करोगे तो 4 आएगा, तो N2 इक्वल टू 2। इसका मतलब यहाँ पे हम बात करें तो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1 से मतलब 4 से वो कहाँ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन 2 में आ रहा है। अब 4 से 2 में आएगा तो क्या होगी, बामर सीरीज होगी ना। अभी मैंने बोला कि किसी भी एनर्जी लेवल से अगर 1 में आता है तो क्या होती है, लाइमन सीरीज। किसी भी एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जो है n=2 में अगर इंटर करता है, वहाँ से ऐसे ट्रांजिट होता है, तो वहाँ जो एनर्जी निकलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, उसकी वेवलेंथ को क्या बोलते हैं, बामर सीरीज की वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। ऐसे 3 के लिए पास्चर, 4 के लिए ब्रैकेट और 5 के लिए फुंड। तो ये सारा हम समझ सकते हैं, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। एटम्स का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब्स अ photon which excites it to the n=4 level. Estimate the frequency of the photon. ओके तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, और वो हाइड्रोजन एटम की अपनी जो है कुछ एनर्जी है वो ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन अभी n=1 में रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन अचानक उसको एक फोटान से एनर्जी मिल गई। भाई फोटान कितनी एनर्जी देगा, एनर्जी फोटान देता है hν। तो उन्होंने कहा, पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटान, तो ये कितनी हो गई बच्चों, hν, ठीक। इस एनर्जी का कोई फोटान उसके ऊपर आया, और फोटान की एनर्जी मिलने से जो इलेक्ट्रॉन है वो n=1 से n=4 लेवल में पहुंच गया। 1 से कहाँ पहुंच गया, 4 में। तो हमसे कह रहे हैं कि उस फोटान की जिसको एब्जॉर्ब करके वो 1 से 4 में पहुंचा है, उस फोटान की हमको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। बच्चों सबसे पहला काम यहाँ पे ये होगा कि हम ये प्रयास करेंगे ये निकालने का कि इलेक्ट्रॉन 1 से 4 में जब जाएगा तो उसको कितनी एनर्जी मिली होगी 1 से 4 में भेजने के लिए। तो देखो पहले n=1 में हम उसकी एनर्जी फाइंड कर लेते हैं, फिर n=4 में फाइंड कर लेंगे, फिर डिफरेंस निकाल देंगे, तो पता चल जाएगा हाँ कितनी एनर्जी लेने से वहाँ तक पहुँचा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, अगर n किसी लेवल में है तो क्या होता है वहाँ पे En बराबर -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों जब इलेक्ट्रॉन n=1 में होगा, फॉर n=1, तो E1 उस समय की एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे सोचो, ये होगी -13.6 अपान में 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब E1 आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये E1 आ गया। बच्चों चौथे एनर्जी लेवल में जब वो पहुंचेगा उस समय एनर्जी क्या हो जाएगी, क्या लिख देंगे, फॉर n2=4, तो फोर्थ एनर्जी लेवल में क्या हो जाएगा, E2 बराबर -13.6 अपान में 4 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E2 आ जाएगा बच्चों -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ जाएगा, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी। अब समझिए बच्चों वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो कितना एनर्जी मिली होगी, सो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी ऑफ फोटान, जो फोटान की एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी वो क्या होगी। भाई देखो 1 में था और यहाँ 4 में पहुंच गया, तो 1 से 4 में गया तो कितनी एनर्जी मिली होगी, तो भाई फाइनल एनर्जी में से इनिशियल घटा दो तो E4 - E1, इतनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की होगी। कितनी की होगी, E4 0.85 - 13.6, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सब। अच्छा तो इसको सॉल्व कर लो बच्चों। बच्चों यहाँ से 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तो ये डेल्टा की आ गई।
बच्चों हमको ये पता है कि ये एनर्जी किससे मिली होगी, फोटान से। अब फोटान ने कितनी एनर्जी दी होगी, h न्यू, हमको यही न्यू निकालना है। यानी कि हम अगर चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, सो डेल्टा ई जो है वो किससे मिली है, h न्यू से, तो न्यू यहाँ से निकल जाएगा, क्या निकलेगा, डेल्टा ई अपान h। अब बच्चों सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। सोचो डेल्टा की वैल्यू देखो कितनी है, 12.75। ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करते हैं तो 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ये बन जाएगा 12.75 × 1.6 × 10⁻⁻19, तब ये बनेगा जूल। और यहाँ पे जूल में रखना होगा, क्यों, क्योंकि h की वैल्यू हम लोग जूल इंटू सेकेंड में रखें, ठीक है। तो ये आ जाएगा इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 अपान h की वैल्यू बच्चों 6.6 × 10⁻⁻34 देते हैं, चलो ठीक है, जूल इंटू सेकेंड। तो देखो इसकी यूनिट हुई जूल, इसकी हुई जूल इंटू सेकेंड, तो देखो जूल जूल कट जाएगा तो 1/2 इसकी यूनिट बचेगी। तो न्यू इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा, ये आंसर आएगा, तो 3.08, इनको जब सॉल्व करोगे 3.08 और 10 की पावर कितना बचेगा, देखो -19 यहाँ है और -34 नीचे से ऊपर जाएगा तो +34 हो जाएगा। ये बचेगा 1/2, चाहे इसको हम हर्ट्ज भी कह सकते हैं ना, तो इसको हम लिख देंगे 3.08 × 10⁻15 हर्ट्ज। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटान विल बी 3.08 × 10⁻15 हर्ट्ज on absorbing which the electron transit from n1 = 1 to n2 = 4। 1 से कहाँ चला जाएगा 4 में, इस फ्रीक्वेंसी के फोटान को एब्जॉर्ब